पुरानी कहावत है कि सत्संग करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। ये कहावत आसाराम को भी याद थी और इसीलिए आज आसाराम ने कोर्ट रूम में ही ध्यान और सत्संग शुरू कर दिया और तुरंत आशीर्वाद देने की मुद्रा में भी आ गए। ये पूरा ड्रामा गुजरात की गांधीनगर कोर्ट में हुआ, जहां सूरत में हुए एक रेप के मामले में आज आसाराम को पेश किया गया। हालांकि आसाराम के इस आध्यात्मिक स्टाइल का कोई खास असर नहीं हुआ और अदालत ने उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। आसाराम सिर्फ खुशी में ही अजीबोगरीब हरकतें नहीं करते, वो जब परेशान होते हैं तब भी अच्छा खासा ड्रामा हो जाता है। आज तो हद ही हो गई। आसाराम कोर्ट में ही आसन लगाकर बैठ गए और ध्यान मग्न हो गए। उसी दौरान कोर्ट रूम में उनकी एक महिला भक्त भी घुस आई और आसाराम को अपने पुराने दिन याद आ गए। वो उस महिला को आशीर्वाद देने लगे। आसाराम का ड्रामा खत्म हुआ तो गांधीनगर कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। सूरत रेप केस में आसाराम की 14 दिन की रिमांड मांगते हुए अहमदाबाद पुलिस ने दलील दी कि घटना से जुड़ी चीजों को बरामद किया जाना है। आसाराम और लड़कियों को आमने सामने बैठाकर क्रॉस क्वेश्चनिंग की जानी है। पुलिस पता लगाना चाहती है कि क्या आसाराम के आश्रम में किसी और लड़की का भी यौन शोषण हुआ है। इसके अलावा आसाराम के आश्रम की गतिविधियों की भी जांच होगी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गांधीनगर कोर्ट ने आसाराम को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने 11 ग्राउंड्स के ऊपर जो है रिमांड एप्लीकेशन दी, उसके मैंने ऑब्जेक्शन दिए। उनके 11 जो ग्राउंड हैं, हकीकत में एक भी ग्राउंड लीगल ग्राउंड नहीं है। आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर सूरत की 2 बहनों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। इसी केस के सिलसिले में गुजरात पुलिस सोमवार को ट्रांजिट रिमांड पर आसाराम को जोधपुर से अहमदाबाद लेकर आई। सोमवार की रात आसाराम ने एटीएस के दफ्तर में बिताई। विजयदशमी का उपवास होने की वजह से आसाराम ने खाना नहीं खाया। उन्होंने दूध और नारियल पानी पिया। पूछताछ के दौरान आसाराम ने पीड़ित लड़की को पहचानने से इनकार करते हुए कहा कि पीड़िता कौन है वो नहीं जानता। पुलिस के सवालों पर आसाराम ने कहा कि मेरे संपर्क में कई महिलाएं रहती हैं, लेकिन मेरे आश्रम में आने वाली हर महिला को मैं अपनी बेटी मानता हूं। आसाराम ने पूछताछ के दौरान यह भी आरोप लगाया कि उन्हें सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर टिप्पणी करने की सजा दी जा रही है। पुलिस अधिकारी ने आसाराम से कहा कि उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाना पड़ेगा, तो आसाराम चुप हो गए। मंगलवार को आसाराम तड़के 4 बजे ही जाग गए। सुबह करीब 10:30 बजे अहमदाबाद पुलिस आसाराम को लेकर गांधीनगर कोर्ट के लिए निकली। एटीएस के दफ्तर में सारी रात पूछताछ करने के बाद आसाराम को अब गांधीनगर सेशन कोर्ट में पेश करने के लिए लेकर जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो पीछे काफिला है, जिसमें जो गाड़ी है उसके पीछे एक ब्लू कलर का व्हीकल है, जिसको कहा जाता है कि वो रॉयट व्हीकल कहा जाता है, जिसमें जो काफी सिक्योर्ड जिनको तरीके से ले जाना होता है कोर्ट के अंदर, उनको उसमें रखा जाता है। उस व्हीकल के अंदर आसाराम को बैठाया गया है। आसाराम की पेशी को देखते हुए कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। आसाराम गाड़ी से उतरे और सुरक्षा घेरे के बीच तेजी से कोर्ट में दाखिल। कोर्ट से 4 दिन की पुलिस रिमांड मिलने के बाद आसाराम को दोबारा एटीएस दफ्तर ले जाया गया, जहां सूरत रेप केस में उनसे पूछताछ का दौर जारी रहेगा। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, गांधीनगर। सूरत रेप केस में आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात पुलिस का दावा है कि उसके पास इस केस में पुख्ता सबूत हैं और इस पूरे मामले पर जी न्यूज संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने गुजरात पुलिस के डीआईजी जेके भट्ट से बात की। अभी तक तहकीकात की है, उसमें कितना सही लग रहा है आपको मामला? कई सारी बात सच लग रही है और ये इंसिडेंट बना होगा, इसके जो प्राइमा फेसी एविडेंसेस है वो हमको मिल रहे हैं। क्या आसाराम जांच में सहयोग कर रहे हैं? कोई भी आरोपी शुरुआत में सहयोग करता भी है, कई बार नहीं भी करता है, तो हम लोग इसके बारे में, वो पुलिस का काम ही है कि क्वेश्चनर करके सही बात निकालें। क्या आपको उम्मीद है कि आप जो आपको एविडेंस चाहिए इस आसाराम को कन्विक्ट करने के लिए, वो आप जुटा लेंगे? अभी कहना मैं योग्य नहीं समझता हूं, पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और सही ढंग से अच्छी तरह से चल रहा है। अभी तक कितनी बार पूछताछ कर चुके हैं? क्योंकि कल 6 बजे यहाँ फ्लाइट आई थी, उसके बाद आज दोपहर को पेश किया गया। रात को 12:30-1 बजे तक पूछताछ हुई थी और सुबह में भी पूछताछ हुई थी। सुबह में 2 घंटे तक पूछताछ हुई थी, बाद में इनको कोर्ट में पेश किया गया। और अब एक और बाबा की बात करते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव अपने गुरु शंकर देव की गुमशुदगी के मामले में सीबीआई के सवालों का सामना कर चुके हैं और इस पूछताछ के बाद पहली बार
स्वामी रामदेव ने खुलकर जी न्यूज के जरिए अपनी बात देश के सामने रखी। स्वामी रामदेव ने कहा है कि उन्हें सीबीआई पर नहीं बल्कि सीबीआई का संचालन करने वालों पर शक है। देश को योगासनों का ज्ञान देने वाले बाबा रामदेव का पूछताछ आसन कैसा रहा, ये आप खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। हमारे सहयोगी रोहित सरदाना ने स्वामी रामदेव से बात की और पूछा कि उनका ये पूछताछ आसन कैसा रहा। आप ये कह रहे हैं चेले को जेल में डालना जीवन में मोदी का साइड इफेक्ट है, ये सीबीआई के पास केस जाना चाहते हैं तो नहीं, ये साइड इफेक्ट बाबा रामदेव को नहीं, ये तो जिसने भी कांग्रेस सरकार से पंगा लिया है उनके साथ में सीबीआई को उनको झेलना ही पड़ा। मैं झेलने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर वो और कोई केस तो लगा नहीं सकते थे। मेरे पास में एक कोड़ी पैसा नहीं है, 1 इंच जमीन नहीं है, इसलिए आय से ज्यादा संपत्ति, मैं किसी सरकारी लाभ के पद पर नहीं हूं, इसलिए मेरे ऊपर आय से ज्यादा केस वाला तो लगा नहीं सकते, भ्रष्टाचार वाला केस लगा नहीं सकते, बलात्कार वाला केस लगा सकते, चोरी डकैती का केस लगा नहीं सकते। तो बोले बाबा के ऊपर हत्या का केस लगाओ। सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं बाबा जी हमने सारी छानबीन इसमें कर डाली, हमको अब तक इसमें कोई अभी हमें भी अता पता नहीं लगा, हमको लगता है ये आपके ऊपर शिकंजा कसने के लिए जांच की गई है। जी, आप ये कह रहे हैं कि वो गुरु को नहीं ढूंढना चाहते, वो चेले को भी गुम कर देना चाहते हैं। मनसा रोहित भाई पूरी तरह से यही है, लेकिन समस्या इनकी ये है कि चेले को गायब करना इनके लिए आसान काम नहीं है। फिर ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान को जेलों में डाल दो, जो इनके खिलाफ बोले उसका मुंह बंद कर दो। ये कांग्रेस पार्टी और उसमें एक विदेशी महिला जो इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर चुकी है, संविधान की हत्या कर चुकी है, सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को तार तार कर चुकी है, वो एएनआई से लेकर के सीबीआई से लेकर के ईडी से लेकर के सेल टैक्स इनकम टैक्स से लेकर के सारी संस्थाओं का, सारी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। लोकतंत्र को उसने पूरी तरह से कुचल करके रख दिया है। संविधान के अनुसार हिंदुस्तान में कोई काम नहीं होता है, केवल 10 जनपद जो कहता है वो हिंदुस्तान में होता है। लेकिन एक चीज है, आप विदेश में कहीं आपसे पूछताछ हो जाती है तो आप कहते हैं सोनिया गांधी का हाथ है, घर में कहीं आपसे पूछताछ हो जाती है तो आप कहते हैं सोनिया गांधी का हाथ है। वो इतनी बड़ी पार्टी की, इतने बड़े गठबंधन की चेयरपर्सन है, आपको नहीं लगता बाबा रामदेव, ना तो आप राजनीति में हैं सक्रिय तौर पर कि आप उनको चुनौती दे रहे हो, फिर क्यों इतना वक्त जाया करेंगी वो आपके लिए साजिश करने में इतना? देखिए 4 जून को जो घटना होती है उसमें देखिए एक लीडरशिप निर्णय लेती है। क्या 4 जून की घटना में निर्दोष हजारों लोगों के ऊपर, लाखों लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कराने का जो ऑर्डर है उनकी बिना सहमति के हो सकता है? आप अगर ऐसी बात कहेंगे महाराज तो लोग ये कहेंगे कि आसाराम जो कह रहे हैं उन्होंने भी यही कहा था कि मैडम और उनके बेटे का रोल है मेरी गिरफ्तारी के पीछे, तो आप और आसाराम क्या एक ही पलड़े में खड़े हैं? रोहित भाई, आसाराम बापूजी के भगवा कपड़े कहाँ हैं? देखिए अभी बात मैं भगवे कपड़े की कर रहा था, तो इसलिए आप जो है बापू को बीच में ले आए, उनके भगवे कपड़े हैं कहाँ? और उनकी शिक्षा दीक्षा या उनका परंपरा सन्यासी क्या होता है, देखो वो सन्यासी नहीं है। और आसाराम जी के बारे में मैं कोई टिप्पणी इसलिए भी नहीं करना चाहता कि इस पूरे मामले के साथ में उसको जोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है, इसलिए इस बारे में आप बात करनी हो तो कभी अलग बात कर लेना। स्वामी रामदेव का ये भाषण अच्छे विपक्षी दलों के नेताओं को भी पानी पिला सकता है, और यहाँ पर स्वामी रामदेव योग गुरु कम दिख रहे हैं और विपक्ष के एक नेता के तौर पर ज्यादा बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान के गूगल बॉय कौटिल्य ने जी न्यूज का शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि जी न्यूज पर कौटिल्य की प्रतिभा पर कार्यक्रम दिखाए जाने के बाद उसे दुनिया भर में नई पहचान मिली। सिर्फ कौटिल्य ही नहीं, उसका पूरा गांव जी न्यूज का शुक्रिया अदा कर रहा है, और कौटिल्य जल्द ही अमिताभ बच्चन के साथ कौन बनेगा करोड़पति में दिखाई देगा। तो ये बताइए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। जी न्यूज के स्टूडियो से दुनिया भर में पहचान पाने वाले छोटे से गूगल बॉय यानी कौटिल्य पंडित ने अपने फेवरेट चैनल जी न्यूज का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया उसे छोटी सी उम्र में पूरी दुनिया में पहचान दिलाने के लिए। कौटिल्य के गांव में अब हर कोई उसे पहचानता है। दूर दराज से लोग उसे देखने आते हैं, सेलिब्रिटी की तरह उससे मिलना चाहते हैं, और इस पहचान के लिए कौटिल्य जी न्यूज को धन्यवाद देता है। मेरे को जो गूगल बॉय कहते हैं
वो नाम मेरे को जी न्यूज़ ने ही दिया, उसका मैं थैंक्स कहता हूँ। सितंबर के महीने में जी न्यूज़ ने करनाल के एक छोटे से गांव के रहने वाले कौटिल्य को सबसे पहले पूरी दुनिया से रूबरू कराया था। जी न्यूज़ ने ही सबको बताया था कि इतनी छोटी सी उम्र का एक बच्चा कितना प्रतिभाशाली है। तब से आज तक कौटिल्य ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर अखबार, हर न्यूज चैनल में कौटिल्य छाया रहा। कौटिल्य के परिवार ने भी उसे इस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जी न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया है। इसके लिए मैं मीडिया का और विशेष तौर से जी न्यूज़ का, क्योंकि उन्होंने शुरू में इसकी प्रतिभा को पहचाना और इसको अच्छे तरीके से उन्होंने दिखाया। आज ये गूगल बॉय, हिंदुस्तान का गूगल बॉय, छोटा चाचा चौधरी, सुपर जीनियस, सुपर किड, इस तरह के जो विशेषण मिले ये केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, और वो है जी न्यूज़। अब कौटिल्य जल्दी ही कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर होगा और एक बार फिर पूरी दुनिया उसकी तरफ टकटकी लगाकर देख रही होगी कि ये बच्चा है या हर सवाल का जवाब फट से दे देने वाला गूगल। सुनील सरदाना के साथ राकेश तनेजा, जी मीडिया, करनाल। जब कौटिल्य हमारे स्टूडियो में आया तो हमारे जी न्यूज़ में लंबी चर्चा चली कि कौटिल्य को हम क्या नाम दें, और बहुत सोच विचार के बाद हमने कौटिल्य को गूगल बॉय का नाम दिया और आज कौटिल्य गूगल बॉय के नाम से मशहूर है। हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं, लेकिन कौटिल्य जैसे प्रतिभाओं पर अक्सर किसी की नजर नहीं पड़ती और वो अक्सर गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि हम इस प्रतिभा को पहचान पाए और आप सबके सामने ला सके। यही वजह है कि आज पूरा देश कौटिल्य की हौसला अफजाई कर रहा है। कौटिल्य हमारे लिए कोई मनोरंजन का विषय नहीं और ना ही होना चाहिए और ना ही टीआरपी पाने का कोई जरिया है। हम इस बात के सख्त खिलाफ हैं कि कौटिल्य जैसे बच्चे का व्यावसायिक इस्तेमाल हो और उसका बचपन खराब हो जाए। डीएनए में आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको आज के दिन से जुड़ी खास जानकारी देते हैं। आज 15 अक्टूबर है और 2008 से आज के दिन को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के रूप में मनाया जाता है, यानी आज कीटाणुओं और दागों को धोने का दिन है। हालांकि कुछ दाग कभी मिटते नहीं, इसीलिए उम्मीद और कोशिश जारी रखिए कि आप पर ऐसा कोई दाग ना लगे।